नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, सारी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स में हाहाकार मचा हुआ है और ये हाहाकार कहां से उदय होता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। एक एक करके उनके बैंक्स फ्लॉप होते हैं, जिसमें एसवीबी यानी कि सिल्वर वैली बैंक है, फिर फर्स्ट रिपब्लिक, अब क्रेडिट स्विस। और वैसे अमेरिका में छोटे बैंकों का फ्लॉप होना कोई नई बात नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। वहां पे लगातार बैंक्स फ्लॉप होते रहते हैं, लेकिन उसका इनडायरेक्ट जो फायदा मिलता है वो सारा का सारा बड़े जो बैंक है, जो मेगा बैंक है अमेरिका के, जो अंतरराष्ट्रीय बैंक है, उनको मिलता है। लेकिन बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि जैसे ही अमेरिका की फाइनेंशियल मार्केट में या बैंकिंग सेक्टर में जो उथल पुथल होती है, तो उसका सारा असर पूरी दुनिया पर पड़ जाता है। सिल्वर वैली बैंक के कोलैप्स होने का सीधा असर भारत के ऊपर इसलिए पड़ा कि खास तौर से स्टार्टअप्स के ऊपर, कि ज्यादा करके जो भारत में फंडिंग आई वो अमेरिका से ही आती है। और अमेरिका में लोगों के पास पिछले 2-3 साल में काफी पैसा आया, क्योंकि सरकार ने दिल खोलकर पैसे लुटाए। कोविड के अंदर कई ट्रिलियन डॉलर लोगों में बांट दिए, तो लोगों के पास अथाह पैसा आ गया और वो बहुत सारा पैसा कम चीजों को चेज कर रहा था। तो भारत में भी जो वेंचर कैपिटल फंड वाले लोग थे वो सब अमेरिकन ही थे अधिकतर, देखा जाए तो भारत के स्टार्टअप्स के ऊपर एक बुरा असर पड़ा, उनकी फंडिंग ड्राई अप हो गई। साथ ही भारत की जो अपनी बैंकिंग सेक्टर की जो साख है, उस पर भी प्रश्न उठने शुरू हुए, क्या हम भी सेफ हैं या अनसेफ हैं? इसके अलावा स्टॉक मार्केट में जो अपहीवल्स देखने को मिली है, एक दिन अप एक दिन डाउन, अभी तो अडानी से ही निकल नहीं पाए और वो अमेरिका की सारा जो हाहाकार है भारत तक पहुंचना शुरू हो गया, बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचना शुरू हो गया। ऐसा क्या है इस फाइनेंशियल मार्केट में जहां सभी चीजें इंटरलिंक्ड हैं? स्टॉक मार्केट्स हो, बैंकिंग्स हो, स्टार्टअप्स हो, या फिर बाकी जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं। मुझे लगता है कि इस विषय को थोड़ा सा गहराई से समझने की जरूरत है। और इस चीज को समझाने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे विद्वान मौजूद हैं जो अर्थशास्त्री भी हैं, फैकल्टी भी हैं, और शायद इन सब चीजों को गहराई से जानते हैं। मैं स्वागत करूंगा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। जाना पहचाना चेहरा दर्शक मित्रों आपके लिए अखिल जी का, और जिस साधारण जनसाधारण की भाषा में वो चीजों को एक्सप्लेन करके बताते हैं, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आती है कि सारा दुनिया में हो क्या रहा है और अब भारत भी इसकी गिरफ्त में क्यों है। तो क्या हमें डरना चाहिए, या हमें कुछ इससे बचकर चलने की जरूरत है, या हमारे जो सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई है, क्या वो बेहतर पोजीशन में है अपनी बैंकिंग सिस्टम को या फाइनेंशियल मार्केट्स को लेकर? समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारा हाहाकार मचा क्यों है और अमेरिका में इतनी इंस्टेबिलिटी क्यों है और उसका असर बाकी दुनिया पे क्यों पड़ रहा है। स्वामी जी, साधारण शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए कि हो क्या रहा है सारी दुनिया के अंदर? ये उथल पुथल क्यों है, ये वोलेटिलिटी क्यों है, ये ज्वालामुखी क्यों फूट रहे हैं? स्वामी जी। देखिए दिनेश जी, वास्तविकता में अभी तक जो भी समस्याएं उठी हैं वो हमेशा अमेरिका से उठी हैं। 2007 में 8 में भी उठी जब सब प्राइम क्राइसिस हुआ, इस बार की भी समस्या वहीं से ओरिजिनेट हुई। लेकिन उस समय की समस्या का समाधान था। इस बार की समस्या का समाधान आसान नहीं है। उस बार की समस्या ये थी कि जो मॉर्गेज एसेट्स थे और जो बैंकिंग सेक्टर ने सब प्राइम लोन्स दिए थे हाई इंटरेस्ट इनकम कमाने के लिए, और क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ रहे थे वो पैसा कमा रहे थे, और जब प्रॉपर्टी प्राइसेस क्रैश करने शुरू हुए तो ये जितने सब प्राइम बोरोवर्स थे वो पैसा वापस नहीं कर पाए, और ये सारी मॉर्गेज एसेट्स की समस्या थी। बैंक वहां फेल हुआ। उस समस्या का एक निदान था, क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन अमेरिका में और पूरे विश्व में बहुत कम था। अब जब इन्फ्लेशन कम था तो उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग की। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब उन्होंने क्या किया कि कहा जो आपके पास बॉन्ड्स हैं हमको बेचिए, हम आपको पैसा दे देते हैं। उसके माध्यम से उन्होंने मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ा दिया, तरलता को बढ़ा दिया। अब तरलता तो बढ़ा दी, नोट छाप के आपने लोगों में बांट दिए। अब जब नोट छाप के बांट दिए तो लोगों के हाथ में पैसा आया, तो ग्रोथ बढ़ी और इन्फ्लेशन भी बढ़ा, क्योंकि जब पैसा लोगों के हाथ में ज्यादा आएगा तो क्या होगा, ग्रोथ तो बढ़ेगी क्योंकि इंडस्ट्री को ज्यादा माल बना के बेचने का अवसर मिलेगा, लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन कम था।
इस समय इसलिए क्वांटिटेटिव ईजिंग ने काम कर दिया, और क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है धीरे धीरे अमेरिकन सिस्टम से उन्होंने सिस्टम से निकाली, कोई समस्या नहीं हुई। इस बार की समस्या जो है वो ज्यादा भीषण है, ज्यादा विकट है। वो विकट इसलिए है कि एक तरफ तो ग्रोथ नहीं बढ़ रही है और दूसरी तरफ से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है पूरे विश्व में। अब आप सोचिए, ये जो स्थिति है ये अर्थशास्त्र के बाद छात्रों के लिए या दर्शकों के लिए बहुत कठिन स्थिति है, क्योंकि मार्केट में अगर आप लिक्विडिटी कम करते हैं, आपने क्या किया, पूरे विश्व ने किया कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया। इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के आपने लिक्विडिटी को कम करने की कोशिश की, और जब लिक्विडिटी को कम करने की आपने कोशिश की तो इन्फ्लेशन तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन ग्रोथ और कम हो गई। अब आप सोचिए, अगर एवरेज ग्रोथ वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ करीब 4% की थी और वो कोविड टाइम पे 0.5%, 1% पे आ गई थी, फिर 2%, 2.2% के आसपास आई। अब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, इंडस्ट्री को अपनी कॉस्ट कम करने के लिए लोगों को नौकरी से निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और ग्रोथ कम हो जाएगी। ग्रोथ पहले से ही कम है, अब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, ग्रोथ और कम हो जाएगी। जब ग्रोथ कम हो जाएगी तो नौकरियां छूटेंगी। तो अमेरिका को तो यह समस्या कम इसलिए है कि वहां पे तब भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल जाता है। भारत जैसे देश में क्या होगा? भारत जैसे देश में जहां लोगों को वैसे ही नौकरी की बहुत समस्या है और मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा समस्या है, उनकी परचेजिंग पावर वैसे ही बहुत कम है। अगर आपकी जीडीपी कम हो गई, आईआईपी कम हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, तो वेस्ट तो शायद इसको झेल ले, क्योंकि देखिए वहां पे अगर इन्फ्लेशन 7-8% का भी हो जाए तो वहां लोगों के पास परचेजिंग पावर तब भी किसी हद तक है। उनके यहां भी ऐसी पॉपुलेशन है जो नहीं कर सकती, लेकिन हमारे यहाँ तो 90% पॉपुलेशन ऐसी है कि बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को सहन नहीं कर सकती। अब आप सोचिए, अगर आपकी इनकम 10% बढ़े और इन्फ्लेशन 8% बढ़े, आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम 20% कम हो जाए और इन्फ्लेशन 10% बढ़ जाए तो कितनी बड़ी समस्या है। तो समस्या ये है। अच्छा, और सोचिए आप, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो इक्विटी मार्केट से पैसा जाएगा डेट मार्केट में। भाई आप सोचिए, अगर आपको 6% इंटरेस्ट मिलता था बैंक में और अगर आपको 9% का इंटरेस्ट आज मिल रहा है, तो आप इक्विटी मार्केट में जो आपने पैसा लगाया था उसको निकाल के आप डेट मार्केट में लगा देंगे। ये भाई डेट मार्केट में अगर सेफ्टी मार्जिन पे सीनियर सिटीजन स्कीम में मुझे 8.2% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं इक्विटी मार्केट में रिस्क क्यों लूं? तो पैसा अगर शिफ्ट होगा डेट मार्केट में तो इक्विटी मार्केट गिरेगा। अच्छा, इक्विटी मार्केट अगर गिरेगा तो इसका इंपैक्ट क्या होगा कि जैसे पिछली बार भी हुआ था 2007-8 में, जब सबप्राइम क्राइसिस आई थी, तो चाहे वो समस्या अमेरिका की थी, हमारी नहीं थी, लेकिन हमारे भी इक्विटी मार्केट 40% गिर गए थे। इस बार भी वही समस्या है। तो हमारे यहां से अगर पैसा विड्रॉ होगा, अगर डॉलर विड्रॉ होगा तो रुपया कमजोर होगा, और अगर रुपया कमजोर होगा तो हमारे जैसे देश को सबसे बड़ी समस्या इसलिए है कि हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हैं। जापान है, चीन है, अमेरिका है, यूरोप है, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज हैं। इनके हित में है इनकी करेंसी वीक रहे। जापान चाहता है कि उसकी करेंसी स्ट्रांग ना हो। चाइना जानबूझ के अपनी करेंसी को स्ट्रेंथन नहीं होने देता, लेकिन हम, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, तो हमारे पे नेगेटिवली इंपैक्ट करती है हमारा करेंसी का वीक होना। तो ये कहा जाता है साहब, यूरोप में भी देखिए करेंसी वीक हो रही है डॉलर की तुलना में। अरे उनकी करेंसी वीक होने का उन्हें फायदा होता है, क्योंकि वो एक्सपोर्टर्स हैं, हम इंपोर्टर्स हैं, हमें नुकसान होता है, बाकी सबको फायदा होता है पूरे विश्व में। अच्छा, दूसरी बात आप सोचिए, हमारी पॉपुलेशन विश्व में केवल एक देश है जहां पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अगर पॉपुलेशन बढ़े, जीडीपी न बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े, तो भीषण स्थिति होगी कि नहीं होगी? तो इस समय जो अभी तो भगवान की कृपा है कि क्रूड कम है। अगर ये क्रूड 120 130 होता, और क्रूड का कम होना भी बहुत खुशी का कारण नहीं है, क्रूड का जो कम होना है या ज्यादा होना है डिपेंड करता है कि इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है। भाई देखिए, जब इकोनॉमी स्लो डाउन करेगी तो क्रूड के प्राइस गिरेंगे। बिल्कुल। और इकोनॉमी बढ़ेगी, अगर आज मान लीजिए चाइना की इकोनॉमी 6% पे जैसे ग्रो करती थी, करने लगे, वर्ल्ड इकोनॉमी 4% पे ग्रो करने लगे, तो क्रूड की डिमांड बढ़ जाएगी, क्रूड के दाम बढ़ जाएंगे।
तो क्रूड का कम होना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है हिंदुस्तान के लिए, इसलिए कि आपका जो एक्सचेकर है उस पर ट्रेड डेफिसिट आपका कम होता है। लेकिन अगर वर्ल्ड की इकोनॉमी कूल डाउन होगी तो आपकी भी कूल डाउन होगी, और आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक इसलिए है कि आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, आपके यहाँ गरीबी ज्यादा है। तो देखिए स्थिति इस बार स्टैगफ्लेशन की है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है और ग्रोथ कम हो रही है। ये दोनों स्थिति जो है ये भयंकर स्थिति है। अब प्रश्न ये उठता है, ये जो स्थिति बन रही है पूरे विश्व के परिवेश में, इसमें और आग में घी डाल दिया आपके सर, सिल्वर इसमें वैली सबसे बैंक पहले ने। स्वामी जी एक सवाल ये आता है कि